नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक काफी लंबे और दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं भी सुनती हूँ कि भाई पुरानी बातें, राजा महाराजाओं की कहानियां जानकर क्या मिलेगा। हाँ, ये सवाल आता है मन में। लेकिन जैसा कि ये नोट्स भी इशारा करते हैं, आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है ना, उसे समझने के लिए अतीत में झांकना जरूरी हो जाता है। इतिहास हमें वो नजर देता है, वो पर्सपेक्टिव देता है। सही। और एक अहम बात जो मटेरियल शुरुआत में ही साफ करता है वो ये कि इतिहास कोई एक पत्थर की लकीर जैसा सच नहीं होता। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट, वो यहाँ भी लागू होता है। एक ही घटना को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। कोई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखता है, कोई तार्किक, या फिर जिसे वामपंथी या दक्षिणपंथी इतिहास लेखन कहते हैं। हाँ, ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट तो हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि किसी एक नजरिए को सही या गलत ना ठहराएं, बल्कि मटेरियल में जो अलग अलग बातें दी गई हैं उनको सामने रखें, ताकि एक पूरी तस्वीर उभर सके। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। मटेरियल में इतिहास को बांटने के कुछ तरीके बताए गए हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं। जैसे एक तो है लिखने की कला के आधार पर, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब इंसान लिखना जानता ही नहीं था। ओके। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। इसमें लिखावट तो मिली है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सीलों पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। अच्छा, मतलब वो मिस्ट्री अभी भी है। हाँ। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जब से हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। हाँ। और दूसरा तरीका है धातुओं के इस्तेमाल के आधार पर। पहले पाषाण काल यानी पत्थर का युग, स्टोन एज। फिर तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो ताम्र युग, कॉपर एज। उसके बाद कांसे का दौर आया, ब्रॉन्ज एज, जिसकी सबसे शानदार मिसाल सिंधु घाटी सभ्यता है, आईवीसी। हाँ। और फिर आया लौह युग यानी आयरन एज, लोहे का इस्तेमाल। ये वैदिक काल से जुड़ता है और कहा जाता है कि मगध जैसे बड़े साम्राज्य के ताकतवर बनने में लोहे से बने हथियारों और खेती के औजारों का बड़ा हाथ था। अच्छा, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन की दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अलग अलग पाल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास की कहानी भी है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मटेरियल हमें बहुत पीछे ले जाता है, बिग बैंग तक। हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 13.7 अरब साल पहले। और फिर पृथ्वी का बनना 4.5 अरब साल पहले। और फिर जीवन का विकास, डार्विन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। हाँ, उसका भी जिक्र है। और फिर शुरुआती इंसान ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर हम जैसे होमोसेपियंस तक का सफर। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कैनवस है। बिल्कुल। और फिर हम आते हैं पाषाण काल पर, जिसे मटेरियल 3 हिस्सों में बांटता है: पुरा पाषाण, पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, और नव पाषाण, न्योलिथिक। हाँ। नव पाषाण काल, न्योलिथिक, वो वाकई क्रांतिकारी था। आग का इस्तेमाल तो इंसान पहले से जानता था, लेकिन मटेरियल बताता है कि इसी दौर में मांस पकाने जैसे कामों के लिए इसका व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, मतलब कंट्रोल और यूज बढ़ गया। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव था खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ गेहूं और जौ के जो पुराने सबूत मिले हैं वो इसी दौर के हैं। वाह। खेती ने इंसान को एक जगह टिक कर रहना सिखाया, सेटल लाइफ, जिससे गांव बसे, पशुपालन शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पहिया भी इसी वक्त। पहिए का आविष्कार भी इसी दौर की देन है, और मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे, पॉटरी। सोचिए, ये सब हमारी आज की दुनिया की नींव रख रहे थे। और इसी नींव पे खड़ी हुई एक शानदार सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी। हाँ, मटेरियल इसका समय करीब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताता है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी और आद्य ऐतिहासिक काल में, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई। बिल्कुल सही। इनके शहर कमाल के थे। हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया। हाँ। मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। हाँ। गुजरात में लोथल एक बंदरगाह था, पोर्ट सिटी। राजस्थान में कालीबंगा, जहां जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। अच्छा, प्लाउड फील्ड्स। हाँ, और गुजरात का ही धोलावीरा, जहां पानी जमा करने का, वाटर मैनेजमेंट का गजब का इंतजाम था। ये फैली कहाँ तक थी? ये सभ्यता फैली भी बहुत दूर तक थी। उत्तर में कश्मीर के पास मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागिंडौर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। मतलब एक बहुत बड़ा इलाका था ये।
जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, और मटेरियल भी इस पे खासा जोर देता है, वो है इनकी शहर बनाने की प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग। हाँ, वो तो अद्भुत थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे कोई ग्रिड हो। बिल्कुल, ग्रिड पैटर्न। और नालियों का सिस्टम, ड्रेनेज, वो तो आज के लिए भी मिसाल है। ढकी हुई नालियां, घरों से गंदा पानी निकालने का पूरा इंतजाम। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो किस लिए था? शायद किसी धार्मिक या सामाजिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा, कोई रिचुअल बाथिंग वगैरह। हाँ, मटेरियल में वो आईएस वाले सवाल का भी जिक्र था ना, कि क्या हम आज भी आईवीसी की टाउन प्लानिंग से सीख सकते हैं? बिल्कुल, यकीनन। साफ सफाई और योजनाबद्ध विकास, प्लान डेवलपमेंट, ये तो आज भी बड़े मुद्दे हैं हमारे शहरों के लिए। सही बात है। और उनकी संस्कृति, रिलीजन वगैरह के बारे में क्या पता है? हाँ, उनकी संस्कृति भी काफी विकसित लगती है। एक मशहूर मुहर मिली है जिसे पशुपति मुहर कहते हैं। हाँ, मैंने देखी है उसकी तस्वीर। इस पर 3 मुंह वाले एक देवता जैसे बैठे हैं, योगिक पोज में, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा बने हैं। कुछ इतिहासकार इसे शिव का शुरुआती रूप, प्रोटोशिवा, मानते हैं। इंटरेस्टिंग। और कांसे की बनी एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति भी मिली है, डांसिंग गर्ल। वो उनकी कला का बेहतरीन नमूना है। लगता है मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा भी होती थी, क्योंकि टेराकोटा की कई मूर्तियां मिली हैं। और इनकी लिखावट, वो जो पढ़ी नहीं जा सकी। हाँ, वो लिपि। मटेरियल बताता है कि ये भावचित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक, यानी चित्रों के जरिए अपनी बात कहते थे। अच्छा। और इसे लिखने का तरीका बड़ा अनोखा था, बूस्ट्रोफेडन। बूस्ट्रो क्या? बूस्ट्रोफेडन मतलब एक लाइन दाएं से बाएं लिखी तो अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, जैसे हल चलता है ना खेत में, वैसे। अरे वाह, ये तो बड़ा पेचीदा लगता है। काश हम इसे पढ़ पाते तो शायद और बहुत कुछ पता चलता है इनके बारे में। हाँ, ये तो है। अब सवाल उठता है कि इतनी उन्नत सभ्यता खत्म कैसे हुई? इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा सवाल है। मटेरियल कई वजहें गिनाता है, जैसे बाहर से आर्यों का हमला हुआ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हालांकि ये थ्योरी अब काफी विवादित है। या शायद बाढ़ आ गई, फ्लड्स, या भूकंप आया, अर्थक्वेक। लेकिन जो सबसे अहम कारण मटेरियल में बताया गया है, वो है पर्यावरण में बदलाव, क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आज भी ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हो सकता है नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती खत्म हो गई और लोग धीरे धीरे ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो सिंधु घाटी के बाद आता है वैदिक काल। मटेरियल इसका समय करीब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बताता है। हाँ, और ये वो दौर है जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, आयरन एज। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे? इस पर तो बहुत बहस होती है। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये बड़ा डिबेटेड टॉपिक है। मटेरियल में अलग अलग विचारकों के मत दिए गए हैं। जैसे मैक्स मूलर मानते थे कि वे मध्य एशिया से आए थे। ओके। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि वे आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव के इलाके से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन्हें तिब्बत का बताया। इतने अलग अलग विचार। हाँ, लेकिन मटेरियल ये साफ करता है कि आर्य शब्द शायद किसी नस्ल या जाति के लिए नहीं, बल्कि एक भाषा समूह, लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता था, इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले। अच्छा। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, नोबल। तो ये पहचान भाषा से जुड़ी थी, नस्ल से नहीं, ऐसा मटेरियल कहता है। और वैदिक समाज कैसा था? क्या वो हमेशा एक जैसा रहा? नहीं, उसमें भी बदलाव आए। शुरुआती दौर, जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, करीब 1500-1000 ईसा पूर्व, उसमें समाज ज्यादातर कबीलों में बटा था। जन कहते थे। राजा यानी राजन का चुनाव होता था, इलेक्टेड होता था। और सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं जो राजा पर अंकुश रखती थीं। एक तरह से कहें तो कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे। अच्छा। लेकिन बाद के दौर यानी उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, करीब 1600 ईसा पूर्व तक आते आते चीजें बदलने लगी। कैसे? अब राजा वंशानुगत होने लगे, हेरिडिटरी, उनका अधिकार बढ़ा, यज्ञ और कर्मकांड, रिचुअल्स बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। इससे ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बहुत बढ़ गया। और वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम? हाँ, इसी दौर में वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर हुई। मटेरियल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का हवाला देता है, जिसमें वो कहानी है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण,
भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। ये मैंने पढ़ा है। हालांकि मटेरियल ये भी कहता है कि शुरुआत में ये शायद काम पर आधारित व्यवस्था थी, जन पर नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये जन पर आधारित और कठोर होती गई, रिजिड हो गई। इसी सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल के बीच करीब 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में एक नई राजनीतिक हलचल हुई। हाँ, महाजनपदों का उदय। छोटे छोटे कबीलाई राज्य मिलकर बड़े राज्य बनने लगे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। मटीरियल बताता है कि ऐसे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद? इनमें से काशी, कोसल, वत्स, अवंती सब ताकतवर थे, लेकिन आखिरकार मगध, जो आज का दक्षिणी बिहार है, वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध ही क्यों? क्या खास था उसमें? मगध इतना ताकतवर क्यों बना? मटेरियल इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताता है। पहला, मगध के इलाके में लोहे की खदानें थीं, आयरन ओर्स। अच्छा, वो आयरन एज वाली बात। हाँ, इससे उन्हें मजबूत हथियार और खेती के लिए बेहतर औजार मिले। दूसरा, ये गंगा के मैदानी इलाके में था, जहां जमीन बहुत उपजाऊ थी, फर्टाइल लैंड। इससे खेती अच्छी होती थी और राज्य की आमदनी बढ़ती थी। तो मतलब ज्योग्राफिकल एडवांटेज। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ये है कि भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों ने मगध के उदय में बड़ी भूमिका निभाई। और यही वो दौर था जब वो उत्तर वैदिक काल के बढ़ते कर्मकांड, यज्ञों में पशु बलि और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल। मटेरियल बताता है कि इसी माहौल में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोनों ही एक तरह से स्थापित ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। इनके फाउंडर्स कौन थे? इन धर्मों के प्रणेता थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं, और गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। दोनों ही क्षत्रिय कुल से थे। इनकी शिक्षाओं में क्या खास था? जैन धर्म की बात करें पहले। जैन धर्म ने अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। एक्सट्रीम, इतना कि छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान ना पहुंचाने की बात कही। ये अनेकांतवाद का सिद्धांत देते हैं, मतलब सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। कर्म और पुनर्जन्म में इनका विश्वास है, लेकिन ये ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते। अनीश्वरवादी हैं, एथीस्टिक। लेकिन आत्मा को मानते हैं। हाँ, आत्मा के अस्तित्व में ये विश्वास करते हैं। और बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म का केंद्र है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख है, दुख का कारण जो कि इच्छा या तृष्णा है। दुख को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक रास्ता है, जो है अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है निर्वाण, यानी इच्छाओं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, एनलाइटनमेंट और लिबरेशन। ये भी अनीश्वरवादी हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। लेकिन जैन धर्म से क्या अलग था? एक बड़ा फर्क है आत्मा के कॉन्सेप्ट पर। बौद्ध धर्म आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानता। इसे अनात्मवाद या नो सोल थ्योरी कहते हैं। मटेरियलिस्ट आत्मा वाले मुद्दे पर दोनों के बीच के अंतर को खासतौर पे हाईलाइट करता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो इन नए विचारों के साथ ही मगध में राजनीतिक शक्ति भी बढ़ रही थी। और फिर मौर्य साम्राज्य? हाँ, मौर्य एम्पायर। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनकी मदद की उनके गुरु और मंत्री चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक। बिल्कुल। और इस वंश के सबसे मशहूर शासक हुए अशोक, अशोक महान। हाँ, अशोक। कहा जाता है कि कलिंग, आज का ओडिशा, के युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसे देखकर उनका मन बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग वॉर 261 ईसा पूर्व। हाँ, उन्होंने युद्ध छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन जीने के सिद्धांत थे, कोड ऑफ कंडक्ट। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था ना? हाँ, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे दूर दूर तक फैलाया। मटीरियल बताता है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। वाह! उनके बनाए हुए स्तंभ, पिलर्स और चट्टानों पर लिखे संदेश, एडिक्ट्स, आज भी मिलते हैं। अशोक स्तंभ, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, भी वहीं से लिया गया है। ये उनके विशाल साम्राज्य और उनकी सोच की गवाही देते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से एक दौर आया जब कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं रही, मतलब छोटे छोटे राज्य हो गए। हाँ, पोस्ट मौर्य पीरियड। और फिर लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्ता एम्पायर। और इस काल को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये तमगा क्यों मिला इसे?
क्या वाकई सब सोना सोना था? देखिए, स्वर्णयुग कहने की मुख्य वजह, जैसा मटेरियल बताता है, वो थी इस दौरान कला, साहित्य, खासकर संस्कृत साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में हुई जबरदस्त तरक्की। अच्छा, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल पीक। हाँ, कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार इसी युग में हुए। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाम सुने। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जिन्होंने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वो भी इसी काल के थे। आयुर्वेद का भी विकास हुआ। तो ज्ञान, विज्ञान और कला के नजरिए से ये वाकई एक सुनहरा दौर था। प्रमुख शासकों में कौन थे इस दौर के? शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की, फिर आई समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी सैन्य विजयों के कारण V.S. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। अच्छा। मटेरियल में एक दिलचस्प बात है कि उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वाह, मतलब सिर्फ योद्धा नहीं, कला प्रेमी भी। हाँ, उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। उन्होंने शकों को हराया था। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहते थे, जिनमें कालिदास भी शामिल थे। लेकिन आपने पूछा था, क्या सब कुछ सुनहरा ही था? हाँ, मेरा वही सवाल था। सामाजिक स्थिति कैसी थी? नहीं, सब कुछ सुनहरा नहीं था। मटेरियल बताता है कि इसी दौर में जाति व्यवस्था और ज्यादा कठोर हो गई। वर्ण व्यवस्था तो पहले से थी, लेकिन अब अछूत या चांडाल माने जाने वाले वर्ग का समाज में स्थान और नीचे चला गया। अच्छा। मटेरियल मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों के बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र करता है, जिसके कारण माना जाता है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह आम होने लगे। सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी इसी दौर में ज्यादा फैली। ओह, तो ये गोल्डन एज वाली बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, हालांकि मटेरियल ये भी नोट करता है कि अनुलोम विवाह, ऊंची जाति का पुरुष नीची जाति की महिला, और प्रतिलोम विवाह उल्टा पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। तो तस्वीर मिलीजुली है। जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, वो शायद समाज के सभी तबकों के लिए एक जैसा सुनहरा नहीं था। अर्थव्यवस्था कैसी थी इस दौर में? ट्रेड वगैरह होता था? अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। मटेरियल बताता है कि रोमन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। क्या बेचते थे हम? यहाँ से सूती कपड़े, कॉटन टेक्सटाइल्स, रेशम, मसाले, स्पाइसेस, चंदन की लकड़ी, इत्र, हाथी दांत का सामान, आइवरी, लोहे के उत्पाद, हीरे वगैरह बाहर भेजे जाते थे। और मंगाते क्या थे? बाहर से मुख्य रूप से घोड़े आते थे, खासकर मध्य एशिया से, और चीन से रेशम भी मंगाया जाता था। तो फिर इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? डिक्लाइन? मटेरियल कई कारण गिनाता है। एक तो बाद के गुप्त शासक उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं रहे, वीक सक्सेसर्स। ये तो अक्सर होता है। दूसरा, उत्तर पश्चिम से हूणों के लगातार हमले हुए, हूण इन्वेजन, इनसे साम्राज्य कमजोर पड़ गया। और तीसरा, साम्राज्य के भीतर ही जो बड़े जमींदार या सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर हो गए और उन्होंने केंद्र की सत्ता को मानना कम कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। इससे साम्राज्य बिखर गया। गुप्तों के बाद भारत एक बार फिर कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड। हाँ, जैसे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश कुछ समय के लिए शक्तिशाली रहा। दक्षिण में चालुक्य और पल्लव जैसे राजवंशों का उदय हुआ। ये राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का दौर था।